जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस वीडियो में मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भार का एसआई मात्रक क्या है? ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन या फिर डी डाइन। चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है। और डाइन की बात करें तो देखिए, ये जो है डाइन, ये बल का सीजीएस मात्रक है, ध्यान रखना है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी कणों के बीच की दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ये है गैलियम। गैलियम समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। गैलियम का सिंबल क्या होता है? तो Ga, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। पीतल में कौन कौन सी धातु है? तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा पिताजी। जब भी पीतल पूछे तो आपको याद रखना है पिताजी। पी से पीतल हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन सी धातु है? तो ता और जी। ता से तांबा, ज से जस्ता। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता, याद रखेंगे। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर कीजिए। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? एस्प्रिन जो है ये एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पेड़ से प्राप्त किया जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? चलिए आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, इसमें कौन सी धातु होती है? तो दोनों में लोहा धातु होती है, याद रखेंगे। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा एनीमिया।
रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया पूछा जाता है एग्जाम में। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? चलिए आंसर बताइए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है? तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। H11 ये है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम और H13 ये है ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का जो ये तीसरा समस्थानिक है H13 ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो इसे याद कर लेंगे। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होगा? तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पानी मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं होगा, पानी होगा, याद रखना है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। तो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे 10 का आंसर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर संकेत करती है चुंबकीय सुई। अम्ल वर्षा होती है। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन किससे होती है? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुख्य रूप से कारखानों से अम्ल वर्षा होती है। अब देखिए अम्ल से ध्यान रखना है, जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो विलयन अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 होता है तो वो उदासीन होता है। जैसे कि नमक का पीएच मान पूछे तो याद रखिएगा 7 यानी कि उदासीन होता है। सोने को घोला जा सकता है। चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। सोने को घोला जा सकता है। तो देखिए याद कीजिए, हमने आपको बताया था सोने को घोला जाता है एक्वा रेजिया में। यहाँ पे लिख देते हैं एक्वा रेजिया में सोने को घोला जाता है। और एक्वा रेजिया में क्या होता है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है। इसी मिश्रण को बोला जाता है एक्वा रेजिया, और इसी में सोने को घोला जाता है। तो आंसर हमारा सी होगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? तंतु को गर्म करके। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, तंतु को गर्म करके। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। याद रखेंगे साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी तारे का रंग जो है ये दर्शाता है उसके ताप को। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और तारे में जो ऊर्जा का स्रोत होता है पूछा जाता है किसके कारण? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के कारण। आगे देखिए, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? यहाँ पे गैस होगा। चलिए आंसर बताइए, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? अगर धातु पूछा जाए तो याद रखिएगा एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक धातु है एल्युमिनियम।
और पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक गैस है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखेंगे। और वायुमंडल में पूछे सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन लगभग 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में लगभग 21%। ऑप्शन में आपको 20.98% भी मिलेगा, तो लगभग है 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में 0.03%। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या याद रखिएगा 9 पूछा जाता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से ग्रह हैं? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, वे ग्रह है बुध और शुक्र। देखिए, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य। और शुक्र की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है और सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु का मतलब वायरस और एक होता है बैक्टीरिया जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवाणु। तो यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस जनित रोग नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं विषाणु जनित रोग के कुछ उदाहरण जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो विषाणु जनित रोग के उदाहरण है एड्स, रेबीज, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा। ये सभी क्या है? विषाणु से होने वाले रोग है। तो बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकन पॉक्स ये भी विषाणु जनित रोग है, लेकिन हैजा जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आंसर हमारा सी होगा। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो दोस्तों, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है, याद रखिएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो हमने आपको बताया था क्वाशियोरकर, याद रखिएगा, क्वाशियोरकर। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। देखिए, उस बॉक्स का नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है लेकिन रंग काला नहीं होता है, तो काला आपको आंसर नहीं बताना है। तो याद कर लीजिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी या फिर नारंगी या फिर लाल। तो यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं? तो याद रखिएगा -40 डिग्री पर। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं, और रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, लेकिन रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? तो याद रखिएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है।
लोलक की कालावधि। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है। चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री किसका मुख्य है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में इन्होंने सहयोग दिया था। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में। याद रखिएगा किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, रामचंद्र देव। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, गुलाम वंश ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश पूछे तो लोदी वंश। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो देखिए, याद रखिएगा आंसर क्या होगा। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति होती है कश्मीर के कुंडल वन में। तो यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। और आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। और पुराणों में सबसे प्रमाणिक पुराण जो माना जाता है मत्स्य पुराण। याद रखिएगा, ऋग्वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो 4 वेद है, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? और देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं अभी फटाफट से लाइक कीजिए। तो उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो याद रखिएगा, ये है हीलियम। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा सूत्र होता है NaOH। अब बताइए किसका नाम है? तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर कीजिए। हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये रक्त के अध्ययन से संबंधित है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन से हैं? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा कार्बन। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? पाचन तंत्र में बताना है उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र होता है HCl। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कि विषाणु से होने वाला नहीं है? तो याद कीजिए अभी हमने आपको बताया था विषाणु जनित के उदाहरण एड्स, रेबीज, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, चेचक भी नहीं होगा, खसरा भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा तपेदिक। ये विषाणु जनित रोग नहीं है। तपेदिक जो होता है ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर लुसेंट बुक से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल पर डेली सुबह 10 बजे से क्लास होती है। तो यहाँ पे सही जवाब है PC महालनोबिस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। चलिए आंसर बताइए। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ये स्थित है, याद रखिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपको बताना है। तो सबसे आसान प्रश्न है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ओम। यहाँ पे D ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ओम। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। चलिए आंसर कीजिए। आधुनिक टेलीफोन ये किस तरंग का उपयोग करता है? तो याद रखिएगा ये रेडियो तरंग का उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन। एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो याद रखिएगा प्रोटीन से। यहाँ पे B ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? हीरा किसका अपर रूप है? चलिए आंसर कीजिए हीरा किसका अपर रूप है? तो यहाँ पे सभी का आंसर सही जवाब है। क्या होगा? कार्बन। हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा द्रव होता है? याद रखिएगा पारा। यहाँ पे A ऑप्शन आपका सही जवाब है, पारा। निम्नलिखित में किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? एक पूछा जाता है गामा किरण। तो गामा किरण का आविष्कार किया था हेनरी बेकुरल। याद रखिएगा हेनरी बेकुरल ने। और एक्स किरण का पता लगाया था रॉन्टजन ने। यहाँ पे B ऑप्शन आपका सही जवाब है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? चलिए आंसर बताइए। जल का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल। पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में, याद रखिएगा, वर्षा का जल। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए सूर्य की ऊर्जा और तारों में जो ऊर्जा का उत्पन्न का स्रोत है ये मुख्य रूप से है नाभिकीय संलयन।
तो दोनों का होगा नाभिकीय संलयन। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सूर्य में मुख्य रूप से दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। चलिए आंसर बताइए, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आंसर क्या होगा? औरंगजेब। जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है औरंगजेब। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? यहाँ पे जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत आसान प्रश्न थे। हमको लगता है आप लोगों ने आज के प्रैक्टिस सेट में 48 या फिर 50 प्रश्न का भी सही आंसर कर दिए होंगे। तो आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।